नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर बच्चों हमने पॉइंट चार्ज की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी ई वेक्टर का यूज़ किया गया, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, वो स्केलर टाइप की है और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वास्तव में क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वास्तव में हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई बॉडी किस हद तक इलेक्ट्रीफाई हुई है, उसमें डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कितना है, या फिर चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन के अंदर होगा, ये भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही बताएगा। जिस प्रकार बच्चों हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी B1 और बॉडी B2। दोनों को अगर हमने कॉन्टैक्ट के अंदर लाएंगे तो क्या होगा, एक बॉडी से नेक्स्ट बॉडी चार्ज का ट्रांसफर होगा, पर चार्ज का ट्रांसफर किस बॉडी से किस बॉडी होगा ये हमें बताएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जिस बॉडी का पोटेंशियल हाई है और एक बॉडी का पोटेंशियल लो है, तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से लो पोटेंशियल वाली बॉडी में मूव करेगा जब आप दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं। तो चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो चार्ज का जो फ्लो है वो भी स्टॉप हो जाता है। तो हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस प्रकार बच्चों 11th क्लास में आपने जब ग्रेविटेशनल चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें भी हमने पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल आपने किया था, इसके बारे में स्टडी किया था। तो वैसा ही रोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर है। इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर किसी पॉइंट पर, इस O पॉइंट ओरिजिन पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज हमने रखा हुआ है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इसके चारों ओर कुछ ना कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हमने क्या किया, किसी पॉइंट ए से ए पर एक हमने वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज रख दिया। ये टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल है कि इसका फील्ड इस कैपिटल क्यू के फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। और हम जानते हैं बच्चों इस पॉजिटिव क्यू चार्ज और स्मॉल टेस्ट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नेचर के हैं। जैसे ही आप इस टेस्ट चार्ज को ए से O की ओर मूव करवाओगे, मैंने माना मैं इस टेस्ट चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस मूव करवा रहा हूं, मैंने इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है A पॉइंट से B पॉइंट। ये स्मॉल डिस्टेंस अगर मूव करवाना है तो बच्चों हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा, जब टेस्ट चार्ज A पॉइंट पर था तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स था। और अगर मैं चाहता हूं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के और पास लाना, A से B की ओर मूव करवाना, तो मैं कहाँ मूव करूंगा, मैं इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट मूव करना होगा। तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जो भी हम वर्क करेंगे इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्सन के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे वही वर्क वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस चार्ज में स्टोर हो जाता है। इसमें एक कंडीशन है बच्चों, इस टेस्ट चार्ज को हमें अगर मूव करवाना है तो मूव करवाना है विदाउट एक्सेलरेशन। वो चार्ज एक्सेलरेट ना करे। इसका मीनिंग ऐसा कब होगा, जब उस चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। और नेट फोर्स का जीरो कब होगा, ये टेस्ट चार्ज A पॉइंट पर था बच्चों, मैं अगर इसको A से B की ओर मूव करवाऊंगा तो हमने इस पर फोर्स लगा दिया, इसको बोल दिया एक्सटर्नल फोर्स। और किसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूं, वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके अगेंस्ट मैं फोर्स लगा रहा हूं। और दोनों फोर्स का नेट जीरो कब होगा, जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होंगी
और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग इक्वल होगा। और हम जानते हैं डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस ए को मूव कर, ए पर जो टेस्ट चार्ज है, स्मॉल टेस्ट है, उसको मूव करवाने के लिए, तो जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उसकी वैल्यू करीब करीब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्सन के लगभग इक्वल होनी चाहिए, ताकि जस्ट इस फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है जो वो ओवरकम हो, उतने हम फोर्स लगाएंगे। और इस केस में फिर क्या होगा, दोनों फोर्सेस का नेट जीरो हो जाएगा, और नेट अगर जीरो होगा तो नेट फोर्स इस चार्ज पर जीरो काम करेगा, और वो चार्ज फिर मूव करेगा विदाउट एक्सेलरेशन। तो स्टार्टिंग में टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पर था, आप उस टेस्ट चार्ज पर आपने फोर्स लगाया और टेस्ट चार्ज को आप ले गए बी पॉइंट की तरफ मूव करवा रहे हो। जैसे आप बी पॉइंट पर पहुंचे, अभी आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया नहीं है, और जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो, वास्तव के अंदर वही वर्क इस चार्ज में, इस टेस्ट चार्ज में क्या बढ़ देगा, पोटेंशियल एनर्जी इस टेस्ट चार्ज के अंदर स्टोर हो जाती है। जब आप बी पॉइंट पर पहुंच गए, बी पॉइंट पर आते ही आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, आप साइड हो गए, चार्ज को आपने फ्री कर दिया। तो हम क्या पाएंगे बच्चों, ये टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज बी पॉइंट पर हम पहुंचे थे, वो टेस्ट चार्ज वापस ए की ओर मूव करना शुरू कर दे, क्योंकि एक प्लस क्यू चार्ज का रिपल्सन फोर्स है, इसको रिपेल कर देगा। पहले वो मूव क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि हम खुद से इस टेस्ट चार्ज पर कुछ फोर्स लगा रखा था हमने, इसको होल्ड करने के लिए, उसको ए से भी मूव करवाने के लिए। जैसे हमने ये फोर्स हटाया तो टेस्ट चार्ज इसके रिपल्सन फोर्स की वजह से बी से ए की ओर मूव करना शुरू कर देगा, और तब उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी थी उस टेस्ट चार्ज के अंदर स्टोर हुई, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इस प्रकार कन्वर्ट होगी कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व हो रहा है। जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट है। ये फोर्स तो हम लगा रहे हैं चार्ज को ए से बी मूव करवाने के लिए, और ये फोर्स किसका है, ये फोर्स है इलेक्ट्रिक क्यू, जो प्लस क्यू चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाया गया फोर्स है। दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो दोनों द्वारा किया गया वर्क भी क्या होगा, अपोजिट होगा। कहने का मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हमने जो वर्क डन किया था टेस्ट चार्ज को ए से भी मूव करवाने के लिए, उस वर्क की हम वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूले से, इसको डब्ल्यू ए बी से हम डिनोट कर देंगे, वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया स्मॉल डी आर। तो इसको हम इस तरीके से ए से बी जो वर्क हमने किया है, फोर्स लगाया, एक्सटर्नल लगा दिया, और डी आर वो डिस्टेंस थी। ये वर्क डन है इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ये जो वर्क होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स द्वारा किए गए वर्क का अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ नेगेटिव लगा के हम ए से बी हमने वर्क किया है, यहाँ फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको बोल दिया हमने एफ ई, और डिस्टेंस हमारी सेम है। तो ये फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है ये हमने जो लगाया है एक्सटर्नल फोर्स है, ये वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स का, ये वर्क डन है इलेक्ट्रिक फोर्स का, और दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट हैं, नेगेटिव हैं एक दूसरे के। यही वर्क उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे जैसे हम ए से बी की ओर मूव करेंगे, उस चार्ज पर फोर्स लगाया हमने एफ एक्सटर्नल, और उस चार्ज को हम ए से बी की ओर मूव करवाए जा रहे हैं, तो हम क्या पाएंगे, वैसे वैसे उस चार्ज में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब अगर हम ए और बी के बीच एनर्जी को कंपेयर करें, इसको हम बोल देंगे यू बी माइनस यू ए। ये है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है पॉइंट ए और बी के बीच में, इसको हम लिख देंगे डेल्टा यू, और ये जो एनर्जी है वो आ जाएगी वर्क हमने किया। क्यों एनर्जी आई, कहाँ से एनर्जी आई, ये एनर्जी आई है जो हमने वर्क किया उस चार्ज को ए से बी मूव करवाने के लिए। ये टेस्ट चार्ज है, इसीलिए नीचे 1 लगाने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है पॉइंट ए और बी के बीच में, वो वर्क है
जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है विदाउट एक्सेलरेशन टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करवाने के लिए, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बोल देंगे। ये जो वर्क यहाँ पर किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा, ये वर्क किस नेचर का है? ये वर्क है कंजर्वेटिव नेचर का, क्योंकि बच्चों ये जो वर्क है वो सिर्फ डिपेंड करता है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज क्यू के अंदर स्टोर हुई है, जो वर्क डन से आई है, तो किसी चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी, किसी चार्ज क्यू में किसी पॉइंट बी पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो वास्तव में वो वर्क डन है जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जाता है उस चार्ज को इनफिनिटी से उस पॉइंट पर लाने के लिए। जो वर्क होगा वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इस केस के अंदर ये वही वर्क है जो किया जाता है एक टेस्ट चार्ज पर, उसको विदाउट एक्सेलरेशन मूव करवाने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्सन के अगेंस्ट, कोई दो पॉइंट के बीच में। जब कोई दो पॉइंट के बीच में हम वर्क की बात करते हैं तब वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। जब डिफरेंस कॉन्सेप्ट आएगा वहां हम वर्क की बात करेंगे कोई दो पॉइंट के बीच में, जैसे पॉइंट ए टू बी जैसे यहां पर किया जा रहा है। और जब डिफरेंस की बात आएगी तब हम वहां पर टेस्ट चार्ज को मूव करवाएंगे। पर जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम V से लिखते हैं, अगर इन दोनों की बात करेंगे उस केस में वर्क जो होगा वो होगा इनफिनिटी से जिस पॉइंट पर हम वर्क निकाल रहे हैं। और यहां हम किसको मूव करवाएंगे? किसी भी चार्ज को। तो ये बच्चों इनकी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फर्क मिलेगा हमें, क्योंकि बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो सिंपली पोटेंशियल है जिसको हम V से लिखते हैं, ये दोनों किसी एक पॉइंट पर होते हैं, एक पॉइंट के लिए होते हैं। और अगर हम बात करें डिफरेंस की, कि पोटेंशियल का डिफरेंस है या एनर्जी का डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच होगा। 10th क्लास में आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसे हमने पोटेंशियल नाम दिया था। यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ इस्तेमाल किया था। मान लीजिए हमारे पास दो पाथ है पॉइंट ए से पॉइंट बी। हम पॉइंट ए से पॉइंट बी एक चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं। उस चार्ज को ए से बी मूव करवाने के हमारे पास कई सारे पाथ हैं, पर हम क्या पाएंगे बच्चों, जो भी हम वर्क करेंगे वो वर्क इन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। इसका मीनिंग यहाँ जो वर्क होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो होगा कंजर्वेटिव नेचर का होता है। वो वर्क डन जो है वो पाथ ए से बी पर डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी पर ही डिपेंड करेगा। अगर मैंने माना ए पॉइंट का पोटेंशियल है VA, बी पॉइंट का पोटेंशियल है VB, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वो आ जाएगा VB माइनस में VA। और हम जानते हैं पोटेंशियल से हम वर्क किस प्रकार निकालेंगे, जो वर्क को हम डिवाइड कर देंगे चार्ज से। ठीक है बच्चों, और वर्क इक्वल किसके होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ए से जब बी को चार्ज को लेके आएंगे तो वो एनर्जी है, तो यहाँ पर हम एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे UB माइनस UA अपॉन में क्यू। तो इस कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं इन तीनों चारों के बीच में जो क्या डिफरेंस है। हमने यहाँ पर VB तो सिर्फ क्या बच्चों B पॉइंट का पोटेंशियल है, और VA क्या है, ये सिर्फ A पॉइंट का पोटेंशियल है। और अगर मैंने इनका डिफरेंस निकाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। और जो डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, वो वर्क डन को डिवाइड कर देंगे हम उस चार्ज से जिसको हम मूव करवा रहे हैं। अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज होता यूनिट पॉजिटिव तो हम Q को 1 पुट करते, और जो वर्क होगा हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, जो A से B जब हम चार्ज को लाए तो कितनी एनर्जी बढ़ी उसकी, तो डिफरेंस आ जाएगा UB माइनस UA अपॉन में क्यू। इसको आप
डेल्टा वी से भी लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको। इस पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों आप और SI यूनिट भी आप इस बुक से कर लेंगे। अगर हम डिफाइन करें कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कब होगा, तो आप इसे खुद डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब आप 1 जूल ऑफ वर्क करेंगे। हम इस फॉर्मूले से इसको डिफाइन करेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कब होगा, जब हम 1 जूल वर्क करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो कि 1 कूलाम का है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करवाने के लिए अगर हमने 1 जूल वर्क कर दिया विदाउट एक्सेलरेशन, तो हम क्या बोलेंगे, उन पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। अब आगे पोटेंशियल को भी हम डिफाइन कर सकते हैं जिस प्रकार हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये जो पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट पर होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर चार्ज की वजह से ये वो वर्क डन है जो हम करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने के लिए। जो वर्क किया जाता है विदाउट एक्सेलरेशन, चार्ज एक्सेलरेट ना करे, जो वर्क हम करेंगे वही वर्क वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ना कि डिफरेंस है। जब डिफरेंस आएगा तो हम 2 पॉइंट की बात करेंगे। इन्फिनिटी से किसी को अगर वर्क हम करके किसी पॉइंट पर चार्ज को लेके आ रहे हैं तो वो पोटेंशियल है, और उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, हम ये देख चुके हैं पहले। इसको हम प्रूफ इसका हम यहाँ देखने वाले हैं। हमने माना हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसी चार्ज को हम, हमारे पास मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज ए पॉइंट पर है, इसको हमें बी पॉइंट पर लेके आना है। तो हमने दोनों 2 केसों में 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पाथ हमने चूज किए। फर्स्ट पाथ मैंने माना ए से भी इस तरीके का है, सेकंड पाथ इस वे का है। फर्स्ट पाथ को हमने बोल दिया एल पाथ, सेकंड पाथ को बोल दिया एल डैश पाथ। दोनों पाथ में जो वर्क करेंगे या नेटवर्क इस साइकिल में ए से बी और बी से कितना आएगा वो हम देख लेंगे। और वर्क डन का हम फॉर्मूला जानते हैं। जब आप वर्क करोगे ए से बी उसका फॉर्मूला आएगा, क्योंकि वी का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, कितना वर्क किया उस चार्ज पर। यहाँ से वर्क निकालोगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस मल्टीप्लाई वो चार्ज आएगा। तो जो वर्क हम करेंगे इस चार्ज को लेफ्ट में ले आए, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो बी से ए आएगा, पी बी माइनस वी ए। क्योंकि बच्चों यहाँ पर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये एल पाथ का वर्क था। सिमिलरली हम एल डैश पाथ का वर्क निकालेंगे। तो अब वर्क हम ए से बी, तो हम अब बी पॉइंट पर आ चुका, बी से हम ए वापस जाएंगे, इसको डब्ल्यू बी ए लिख दो आप। टेस्ट हमारे पास वही चार्ज है, और अब हम जाएंगे बी से ए, तो ए के पोटेंशियल में से हम बी वाला पोटेंशियल माइनस करेंगे। अब हम नेट वर्क निकालेंगे साइकिल का, तो दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें। ऐड करने में हम क्या पाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस प्लस दिस, नेट हमारे पास क्या आएगा, जो नेट वर्क आएगा हमारे पास वो 0 आएगा। इसका मीनिंग बच्चों, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी क्लोज पाथ में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें मूव करवाना है तो कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। नो वर्क इज डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। हमने माना पॉइंट ओ पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और पी पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से वो पी पॉइंट इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर है। हम जानते हैं बाय डेफिनेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क करेंगे उसी वर्क को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम पहले वर्क करेंगे। हमने माना हम कोई टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, और किसी रास्ते में इंटरमीडिएट किसी पॉइंट इस पाथ पर कोई हमने पॉइंट ए जूम कर लिया। ये ए जो पॉइंट है वो इस ओ पॉइंट से ये एक्स डिस्टेंस दूर है बच्चों।
एक बात ध्यान रखना, हमें उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पर लेके आना है, और इस पी पॉइंट पर जो लेके आएंगे उस टेस्ट चार्ज को, तो कितना वर्क करेंगे, वही वर्क जो होगा वो पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर। तो हमने माना कि ऑन द वे पाथ पर कोई पॉइंट ए पर हम उस चार्ज को ले आए, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम का, इस ए पॉइंट पर है ऑन द वे। ये ए पॉइंट उस टेस्ट चार्ज से, उस चार्ज से जो ओ पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस की दूर पर है। यहां इस पॉइंट पर हम ए पॉइंट पर क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए। तो इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगा उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। कूलम्ब फोर्स से फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने माना वैक्यूम के अंदर हो रहा है या एयर मीडियम के अंदर है, ऊपर आएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन। एक चार्ज तो हमारे पास यूनिट पॉजिटिव ही है और एक चार्ज हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे, और डिस्टेंस ए पॉइंट से ओ पॉइंट की जो कि है x है। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब इस फोर्स की वजह से हम जो वर्क करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, उस चार्ज को ए से मान लीजिए बी पॉइंट लेके आना है हमने। तो ए पॉइंट पर चार्ज आ गया था टेस्ट चार्ज, उसको हम बी पॉइंट पर लाने के लिए पहले स्मॉल वर्क निकालेंगे, फिर उस वर्क को हम कर देंगे इंटीग्रेट, और पूरे पाथ का फिर वर्क हमारे पास आ जाएगा। तो स्मॉल डिस्टेंस ए से भी हमने मान ली ये डिस्टेंस dx है, और dx डिस्टेंस मूव करवाने के लिए कितना वर्क हम करेंगे इस टेस्ट चार्ज पर हम वो निकालेंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। उस वर्क की वैल्यू dw स्मॉल वर्क है वो, और फॉर्मूला है यहाँ पर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये जो फोर्स, ये जो वर्क हम बच्चों निकालेंगे स्मॉल वर्क है, उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करवाने के लिए, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स उस चार्ज क्यू का, उनके बीच में एंगल 180 का है। इसे ओपन करेंगे आप, एफ dx cos 180 ये आएगा -f dx, क्योंकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो हम लेफ्ट की ओर लेके जा रहे हैं और चार्ज का जो फील्ड है वो राइट की ओर है, दोनों के बीच एंगल 180 का है। तो हमारा जो वर्क है स्मॉल वर्क वो -f dx आएगा। पर हमें टोटल वर्क निकालना है कहाँ से कहाँ तक का, इनफिनिटी से पॉइंट P तक हमें वर्क निकालना है। तो इसके लिए हमें बच्चों इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल वर्क को, -f dx, और हम इनफिनिटी से पॉइंट P पर लेके आएंगे। पॉइंट P से उसकी डिस्टेंस कितनी है, r है, और यहाँ बच्चों हम f की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बाहर निकाल लेना। f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में x² dx। जो कॉन्स्टेंट उन्हें आप बाहर निकाल दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू आ जाएगा और माइनस साइन भी बाहर है, अंदर आएगा dx अपॉन में x²। इंटीग्रेट को आप सोल्व कर दें, x² को ऊपर ले जाना, -2 हो जाएगी, और फॉर्मूले से सोल्व करोगे तो -2 + 1 -2 + 1 लिमिट r से इन्फिनिटी। इससे जब आप फाइनल आप खुद सोल्व करना बच्चों, तो x पावर -1, ये जब -1 को आप बाहर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और r से इन्फिनिटी 2/4 पाई एप्सिलॉन। इस x को आप सोल्व करेंगे 1/x हो जाएगा, पावर -1 इसीलिए। अपर लिमिट पुट करेंगे, x की वैल्यू r आएगी, माइनस लोअर लिमिट आएगी, और हमारे पास आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन r, क्योंकि 1/∞ वो हो जाएगा 0। तो नेट वर्क किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर जो हम नेट वर्क करेंगे वो वर्क आ गया q/4 पाई एप्सिलॉन r। यही वर्क हमारे लिए वास्तव में क्या है, उस टेस्ट चार्ज प्लस q का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यही चार्ज पोटेंशियल है। और बच्चों यही चार्ज की वजह से जो वर्क आया है वही पोटेंशियल होगा। अगर ये Q का नेचर पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा,
अगर Q चार्ज का नेचर नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। और अगर हम बहुत दूर की बात करें, उस पॉइंट P को हम बहुत दूर ले जाएं, उस केस में R हो जाएगा इन्फिनिटी। और अगर आप इन्फिनिटी R की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो भी हमें मिलेगा इन्फिनिटी, जीरो सॉरी। इसका मीनिंग बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एट इन्फिनिटी। जब तक R सेम रहेगी, उस पॉइंट P से उस चार्ज की डिस्टेंस सेम रहेगी, तब तक पोटेंशियल भी सेम रहेगा। इसका मीनिंग यहाँ पॉइंट O पॉइंट था प्लस Q चार्ज है, यहाँ वो P पॉइंट था, ये डिस्टेंस R है। जब तक ये R सेम रहेगी, मतलब P कहाँ आ सकता है, P एक सर्कल के रूप में या सफीर के रूप में यहाँ आ सकता है। तो उस केस में इस जो बाउंड्री मैंने ड्रॉ की है स्फेरिकल शेप की या सर्कुलर शेप की, मान लो स्फेरिकल शेप की जो बाउंड्री है, इस किसी भी पॉइंट पर की अगर हम बात करें तो उस पॉइंट से डिस्टेंस R ही रहेगी। और जब तक R डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी तब तक पोटेंशियल भी सेम रहेगा। इसका मीनिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। और पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल भी है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पॉइंट P की चार्ज से, वैसे वैसे उसका पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। इसका ग्राफ बुक में है बच्चों, वो ग्राफ भी आप देख लेना। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, हमने माना कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है और हमारे चारों ओर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। इस प्रकार n नंबर ऑफ चार्जेस इस पॉइंट P के चारों ओर है, कहीं भी अलग अलग डिफरेंट डिस्टेंसेस पर हैं। इन सभी चार्ज की वजह से हम इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो पहले हम P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे Q1 चार्ज की वजह से। उससे पहले हम ये मान लेते हैं कि Q1 चार्ज इस P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पर है, Q2 चार्ज इस P पॉइंट से R2 पर है, ये R3 पर, एंड सो ऑन। पहले निकालेंगे हम पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा हम निकाल लेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो चार्ज और वो डिस्टेंस जो उस पॉइंट और चार्ज के बीच में है, जो हमने अभी लास्ट टॉपिक के अंदर ये फॉर्मूला ड्राइव किया था पोटेंशियल का किसी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर। सिमिलरली हम पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट पर, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 है यहाँ पर, ये Q2 पॉइंट में ये डिस्टेंस R1 है, डिस्टेंस यहाँ हो जाएगी R2। इस प्रकार आप ये V1 मान लीजिए इस पोटेंशियल को, ये चार्ज Q2 की वजह से पोटेंशियल V2 है। सिमिलरली पॉइंट P पर Q3 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा V3, वो इस प्रकार हम निकाल लेंगे। और अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पर, हम क्या करेंगे, सभी पोटेंशियल्स को हम इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आए हैं उनको हम अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। तो V = V1 + V2 प्लस में V3 + V4 जितने चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस का पोटेंशियल हम यहाँ एक साथ ऐड कर दें, तो हमें सभी चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पर हमें नेट पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। तो सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो ये जो स्टार्टिंग टर्म है इस सब के अंदर कॉमन आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर आएगा Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 एंड सो ऑन। इसको हम एक समेशन की फॉर्म में लिख देंगे, Qi/RI, और R की जो वैल्यू है 1 से है n तक। अगर माना हमने कि I की वैल्यू है 1 से लेकर n तक, और अगर हमने माना कि नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर n है, मान लीजिए 10 नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास हैं Q1 से Q10, उस केस में नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I की जो वैल्यू आएगी फिर 1 से लेकर 10 तक आएगी, 1/QI/RI। और यहाँ पर स्टार्टिंग टर्म तो आएगी ही, ब्रैकेट के अंदर क्या है, Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 कब तक चलेगा, Q10/R10 तक।